दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं विशेषकर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पारिस्थितिकी खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैव वानिकी और जैविक आवर्धन से। जैव वानिकी यानी बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स से बना है। बायो का अर्थ जीव या जीवन है, जबकि नोमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ नियम होता है। और बायोनोमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम है और ये पारिस्थितिकी का पर्याय होता है। इसके अलावा जैविक आवर्धन क्या है दोस्तों? जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। और डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरण या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना असंभव होता है। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? आपको बताना है। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन होता है, सही नहीं है। आपने देखा कि इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का नियम होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पर्याय है, तो बिल्कुल सही है। और ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, तो सही है। 2 और 3 आपके सही हैं जैव वानिकी के संदर्भ में। दोस्तों, आप जान लीजिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैव वानिकी यानी बायोनोमिक्स शब्द बायो और नोमिक्स से मिलकर बना है। बायो का अर्थ जीवन और नोमिक्स का अर्थ होता है नियम। बायोनोमिक्स शब्द का अर्थ जीवन के नियम होता है और जैव वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय होता है। ये प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। तो याद रखिएगा, कथन 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण होगा? देखिए, टिड्डा, भेक, सांप और मवेशी। तो सही उत्तर है सांप में। दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। क्योंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, इसलिए डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक सांप में होगा। अब आइए जैव भू रासायनिक चक्र और जैविक अनुक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इसके अलावा जैविक अनुक्रमण क्या है? तो अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो पहला प्रश्न आइए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। सही उत्तर है जैव भू रासायनिक चक्र। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन अजैविक तत्वों के अजैविक रूप से पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? देखिए, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। तो सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फास्फोरस चक्र में क्या होता है। फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है और ये कटाव और खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ऑप्शन देखिए, कीटों और कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं और आग के कारण, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल की सीमाओं और आग के कारण। दोस्तों घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है और ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले नग्नीकरण, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण होता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक जो है क्रम विधि बताया और जैविक अनुक्रमण का सही क्रम नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इल्टन के द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा या रेटजेल के द्वारा? तो सही उत्तर है बेनेट के द्वारा। दोस्तों पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया। इन्होंने ये अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पारिस्थितिकी अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी या जैव भार पिरामिड। तो सही उत्तर है सीयर। दोस्तों समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे सीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है और इसके तहत जैव मंडल में जीवधारी और पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। अब आइए पारिस्थितिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है ये किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या उक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है चिपको आंदोलन। दोस्तों आप जान लीजिए चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है और चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। चिपको आंदोलन मुख्यतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट न सके और ये आंदोलन, ये आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो ये पादप यानी वनों के संरक्षण से संबंधित है। अब आइए दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के जो है संबंधित उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? ऑप्शन देखिए, भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हाबस क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो सही उत्तर क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर है। दोस्तों पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या निकेत। तो सही उत्तर है पारिस्थितिकी पदछाप। दोस्तों पारिस्थितिकी घटकों की वो आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में ये निम्नलिखित में से किसका माप है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को कार्बन के सामाजिक मूल्य पद को
जाना जाता है। इसको सोशल कास्ट ऑफ कार्बन कहते हैं, यानी किसी दिए गए वर्ष में 1 टन के उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालीन क्षति आर्थिक मूल्य के रूप में। इसको कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। देखिए, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है, आपको बताना है। ऑप्शन है खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषण चक्रण और फसल परागण, और विविधता अनुरक्षण। तो सही उत्तर है पोषण चक्रण और फसल परागण जो है दोस्तों, ये समर्थन सेवाएं हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर होते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा किया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 1973 में सबसे पहले डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीस नेस ने किया था। और पारिस्थितिकी नीके शब्द या नीचे शब्द को सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। आइए प्रश्नों पर आते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम या पीपल? तो सही उत्तर है यूकेलिप्टस। दोस्तों, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण के शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो उत्तर है यूकेलिप्टस, क्योंकि इसको पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शन है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है तालाब और दलदल। दोस्तों, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इसमें आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय आते हैं। यानी लैंटिक आवास वो हैं जहां पर जल स्थिर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको इकोटोन कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के क्षेत्र का बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सही उत्तर है महासागर। महासागर जो है वो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अगले प्रश्न पर आते हैं, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में अगर जो आप देखेंगे तो सबसे अधिक उत्पादकता मैंग्रोव की, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और फिर महासागरों की होती है। दोस्तों, पारितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम सबसे अधिक उत्पादकता मैंग्रोव की, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और सबसे लास्ट में महासागर आ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो आप जानते हैं डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नीस नेस ने 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि मोनोक्लाइमैक्स यानी एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर देखिए F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, D.V. अगर या S.J. गुल्ड के द्वारा। तो सही उत्तर है F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा। दोस्तों, मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार
प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि दूसरी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी आला की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो उत्तर है जोसेफ ई ग्रीनेल के द्वारा। दोस्तों देखिए, जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में सबसे पहले जो है पारिस्थितिकी निके शब्द जो है प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती हैं। और दूसरा कथन है कि प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख लीजिए दोस्तों, विकल्प में दोनों विकल्प सही हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है और प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों और उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची आपको मिलाना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप जान लीजिए 1986 में। जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता जो है ये दिसंबर 2006 में आप जान लीजिए दोस्तों। जनजातियों और पारंपरिक निवासों के दिसंबर 2006 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2006 कोई विकल्प नहीं है, इसके लिए हम बता रहे हैं ये 2006 में पारित हुआ। और वन संरक्षण, तो वन संरक्षण 1980 में पारित किया गया था, यहाँ भी ये विकल्प नहीं है। केवल दो विकल्प आपके सही हैं, पर्यावरण संरक्षण 1972, वन्य जीव संरक्षण 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों की मान्यता 2006 में ये पारित हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। तो कोई भी विकल्प यहाँ पर आपका सही नहीं है, क्योंकि सन जो हैं सही नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय की घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो सही उत्तर है पिक्नोक्लाइन। याद रखिएगा, पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय की गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। कैसे? अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधःस्थली जीवों को सतह पर लाकर। तो इसमें केवल दो आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आप जान लीजिए समुद्री उत्प्रवाह ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह के द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे और पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर आ जाते हैं, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वो हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है, सही नहीं है। और पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानवीय क्रियाओं को प्रतिबंधित करना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए, न तो एक न तो दो, कोई भी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है, न कि पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और दूसरा, कृषि को छोड़कर अन्य सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। तो इसलिए दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। तो ये निर्भर हैं, इसलिए कथन एक गलत हो गया। कारण है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है।
तो ए गलत, आर सही है, यानी कथन गलत है और कारण सही है। आप देख लीजिए, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर यानी अंतर्निर्भर होते हैं, और कथन ए इसलिए सही नहीं है, और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, और इसकी पुष्टि पिछले दशकों के विभिन्न पारिस्थितिक असंतुलन संबंधी घटनाओं ने स्वयं ही किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, आपको बताना है। जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि। तो सही उत्तर है फसली भूमि, यानी कृषि भूमि जो है ये मानव जनित जीवों है। और आप जान लीजिए, जल तंत्र, घास का मैदान और वर्षा वन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। फसली भूमि या कृषि भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, तीनों ही कथन आपके सही हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन और संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। और रीफ वेस, एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व में कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में, 17% इंडोनेशिया में है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। और दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं। तो कथन 3 भी सही है, तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।